न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थप जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, सीने में वो आग लगाइए। और आज का दिन अंतिम दिन है, कल आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर है, तो पढ़ लो जितना अभी पढ़ सकते हो। बाद में ये रिग्रेट ना रहे कि हाँ मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने मेहनत नहीं किया था, काश और थोड़ा पढ़ लेता, तो काश वाला शब्द ना रहे। दोस्तों आज बिल्कुल 80 सवाल आप लोगों ने लेकर आए हैं, यानी 40 ऑब्जेक्टिव और प्लस 40 सब्जेक्टिव। जिस प्रकार से आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूछ रहे हैं, बिल्कुल उसी हूबहू उसी पैटर्न पर। और दोस्तों इसी प्रकार का आप लोग एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव 40 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 80 नंबर का टोटल पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं। सारे सवाल आप लोग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आप लोग एग्जाम में बहुत सारे सवाल मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है और जल्दी से देख लो और सभी को शेयर कर देना। जी हाँ दोस्तों, एक काम जरूर करना, शेयर कर दो और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम 40 ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने के बाद हम लोग 19 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। ठीक है, पहले 40 ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, फिर 19 सब्जेक्टिव देखेंगे। आप लोग जरूर सभी को कमेंट करके बोलना कि आप लोगों को 40 में से कितना है और 19 में से कितना आप लोगों को आता है। ठीक है, और नहीं आता है तो रिवीजन कर लीजिए, एक रिवीजन वीडियो देख लीजिए, आप लोग का अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आप लोग का आएगा। देखिए क्या है पहला सवाल, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूसो। दोस्तों मैं खाली जल्दी जल्दी बोल दूंगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग इससे पढ़ चुके हो, कुछ नहीं पढ़े तो रिवीजन कर लेना। जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 13 अप्रैल 1919, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे जीसोफे मेत्सनी का जन्म, जीसोफे मेत्सनी मतलब मेजिनी भैया का जन्म कब हुआ था? तो इसका यहाँ पे बर्थडे मनाए थे कब? 1807 ईस्वी में मनाए थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा दोस्तों? तो साइमन कमीशन 1928। जी हाँ दोस्तों, 4 का जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1928 ईस्वी में भारत पहुंचे थे कौन? साइमन कमीशन भैया। ठीक है, मतलब ये क्या बोलता है, एक उसको गुट था, मतलब कुछ लोगों का समूह था साइमन कमीशन। नेक्स्ट देखिए, रिंडरपेस्ट क्या है दोस्तों? ये क्या है? पशु रोग है, पुष्ट रोग न मछली रोग, कुछ नहीं, इनमें से पशु रोग हो जाएगा। पता ही आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये सभी बच्चा बच्चा बोलेगा 14 से 18 आएगा। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आए, फ्रेडरिक सरिउ कौन था? तो ये दोस्तों एक फ्रांसीसी चित्रकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांसीसी चित्रकार। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या है, पूना पैक्ट कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, 8 नंबर ध्यान से देख लीजिए। पूना पैक्ट जो हुआ था दोस्तों वो सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 याद रखना, सितंबर 1932। सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है दोस्तों? इसका तो ऐसे बहुत सारे आंसर है, जो सटीक आंसर होगा इसका सबसे वो होगा एशिया और यूरोप को जोड़ता है। 9 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 नंबर क्या बोल रहा है कि कैरोल कुर्पिस्की कौन था? तो कैरोल कुर्पिस्की दोस्तों एक पोलिश राष्ट्रवादी था। 10 का जो है डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 सवाल हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाती है? तो सार्वजनिक मतलब क्या, जो पब्लिक सेक्टर होता है, तो पब्लिक सेक्टर कह सकते हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर कह सकते हो। तो उसमें से सेल ही दोस्तों एकमात्र एक ऐसा है जो गवर्नमेंट है, तो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा 7, या फिर NH-44 रहे तो भी उसको मार सकते हो, आप दोनों सेम ही है, नाम बदल करके अभी कर दिया गया है। इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल दोस्तों आप लोग का चना हो जाएगा, चना पूरी खाना रविवार को, रबी फसल को मार देना। ठीक, देखिए आगे बढ़ो। नवीकरण योग्य संसाधन एक का उदाहरण है। नवीकरण योग्य संसाधन क्या है दोस्तों? आप लोग कौन रबी कौन खरीफ है कुछ याद कर लेना, बस आ जाएगा नहीं। एक नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण क्या है दोस्तों? नवीकरण योग्य जो बार बार प्राप्त हो सकता है, यूज कर सकते हो, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन। लौह एस किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों? लौह एस का आप लोग का हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आप लोग का अनवीकरण योग्य संसाधन, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों हम लोग का, भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम दोस्तों आप लोग देख लीजिए, 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है दोस्तों? 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें आपका हो जाएगा क्या? कौन हर एक भारतीय खाता है? तो रोटी और भात हर कोई खाता है, तो चावल और गेहूं हो जाएगा, प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो नदी परियोजना है ये क्या है, भारत का आधुनिक मंदिर है। 19 में दामोदर घाटी नदी परियोजना किस राज्य में? जी हाँ दोस्तों, हम लोग जहाँ रहते हैं वो हमारा प्यारा सा राज्य झारखंड में है। सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है दोस्तों? इनसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात सभी से होकर गुजरता है, तो सभी राज्य प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड राज्य गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2000, इसमें हर एक बच्चा जानता है, और डेट्स भी आप लोग जानते होंगे कब हुआ था। ठीक है, 1970 और 93 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? कई बार ये सवाल पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है, 4 बार कुल संशोधन किया गया दोस्तों, याद रखना। इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? तो दोस्तों गैर लोकतांत्रिक दोस्त कौन है? देखो यहाँ पर पाकिस्तान जो है ना, लोकतांत्रिक भी है गैर लोकतांत्रिक भी है, लेकिन दोस्तों इसी को आप लोग गैर लोकतांत्रिक मान सकते हो, बाकी कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव तो होता है, लेकिन क्या होता है ना, फिर सेना द्वारा उसको हटा लिया जाता है, तो कह सकते हो ये गैर लोकतांत्रिक देश है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आएगा तो पाकिस्तान को ही मार देना। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद 24 का सी बिल्कुल 100% सटीक जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बढ़ेंगे 25 नंबर में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो 1925 ईस्वी में किया गया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? 26 नंबर सवाल देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1995 1995 ईस्वी में हुआ था विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से कितनी ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? और अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी लोग होते हैं तुलनात्मक रूप से किनसे ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो फ्रेंच दोस्तों वहाँ पर बेल्जियम में फ्रेंच और डच दो ही भाषा था, तो डच से ज्यादा ताकतवर रहे हैं, यानी कि हम लोग 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, पोखरण किस राज्य में दोस्तों? तो पोखरण लोग जानते होंगे ये राजस्थान में है। पोखरण जहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1985 में दोस्तों। 29 का सही उत्तर हो जाएगा 1985। जी हाँ, सॉरी 1950, 1885 में इनका गठन हुआ था। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जी हाँ जानते हैं आप लोग, कांसी राम जी है बहुजन पार्टी समाज पार्टी के संस्थापक। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया? तो ये दोस्तों आप लोगों का कुल 200 जिलों में लागू किया गया था, इसलिए 31 का जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल आप लोगों का सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, पूरा देखिए और बताइए कितना आप लोगों को आता था कितना नहीं आता। 32। तो देखिए रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कितना सॉरी आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्र में बटा हुआ है? तो आर्थिक गतिविधि 2 क्षेत्र में बटा हुआ है रोजगार के आधार पर, एक संगठित क्षेत्र के, एक असंगठित, यानी 2 32 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 33 नंबर बोल रहा है आप लोग का क्या कि नई आर्थिक नीति कब बनी? दोस्तों ये बना था 1991 में। जी हाँ दोस्तों 1991 में नई आर्थिक नीति बनी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो 50 से 60% रही है। नेक्स्ट देखिए, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण ने सभी लोगों को, विकसित देशों के श्रमिकों को, उपयुक्त में से कोई नहीं कि विकसित देशों के श्रमिकों को। तो वैश्वीकरण दोस्तों याद रखना ज्यादातर विकसित देशों के श्रमिकों के लिए ही काम आया था, तो 35 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्रक से संबंधित है? तो दोस्तों तृतीय क्षेत्रक से कौन संबंधित है? तो 36 का ऑप्शन नंबर सी यानी चीनी। एक मिनट, तृतीय क्षेत्रक बोलना तो सेवा क्षेत्रक होता है। सेवा क्षेत्र तो यहाँ पर कौन है? बैंकिंग सेवा क्षेत्रक है। तो 36 का जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो क्या बोल रहा है, क्या सी दोस्तों लास्ट में है। ठीक, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। 37 का ए सही हो जाएगा। और 38 नंबर दोस्तों देखेंगे, 38 नंबर में क्या है हम लोग का? 38 नंबर में भाई हाँ, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या शामिल नहीं है? देखिए बैंक, सहकारी समिति, ये दोनों औपचारिक समिति है, एक जो नियोक्ता है वो औपचारिक नहीं है, तो इसलिए 38 का भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बोला भारत में बैंक कुल जमा राशि कितना प्रतिशत नगद के रूप में अपने पास रखता है? दोस्तों 15% अपने पास नगद के रूप में रखता है। कई बार आप पढ़ चुके हो। और अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया है? तो दोस्तों ये आया था आप लोग का कब? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 40 का जो होगा वो हो जाएगा 2005। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अस्तित्व में आया था, यानी ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? चलिए ये दोस्तों आप लोग का ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम लोग चलिए सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। 40 ऑब्जेक्टिव में कितना आया कमेंट करना। इसके बाद 19 सब्जेक्टिव भी देख लो, 19 में कितना आ रहा है वो भी आप लोग कमेंट कर देना कि हाँ सर इतना इतना आ रहा है। ठीक है, आज का भर है, आज दिन है, जितना पढ़ाई कर सकते हो कर लो। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल मेहनत कर लो। हाँ लेकिन रात को थोड़ा सा आराम से नींद से सोना, ताकि अच्छे से एग्जाम दे पाओ कल। चलिए दोस्तों अब हम लोग सब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। सब्जेक्टिव 19 सब्जेक्टिव सवाल में आपको कितना आता है वो भी जरूर कमेंट कर दें। चलिए सब्जेक्टिव सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सब्जेक्टिव सवाल देख लेते हैं। सब्जेक्टिव में आप लोग 3 पार्ट रहेगा। एक सबसे अति लघु उत्तरीय जो वेरी शॉर्ट टाइप का, उसके बाद लघु उत्तरीय जो शॉर्ट टाइप का, और एक रहेगा दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय को देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? पूर्व औद्योगिकरण मतलब क्या? औद्योगिकरण से पहले को आप क्या समझते हैं, क्या होता है? तो देखो, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था, इसमें वस्तु का उत्पादन कारखानों के बजाय घरों में होता था। औद्योगिकरण के इस युग को पूर्व औद्योगिकरण कहा जाता है। मतलब क्या? औद्योगिकरण आने से पहले जब फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के जो आप लोग का मतलब विभिन्न प्रकार फैक्ट्री आने से पहले लोग घरों में ही औद्योगिक उत्पादन करते थे। मतलब जो उत्पादन होने वाला चीज था वो घर में ही उत्पादन करते थे, फैक्ट्रियां नहीं थी। तो घर में जो उत्पादन होता था वो फैक्ट्री में नहीं होता था। तो इसलिए दोस्तों ये जो युग था, इस युग को क्या बोलते हैं? पूर्व औद्योगिकरण, यानी औद्योगिकरण से पहले का युग। जो फैक्ट्रियां नहीं थी बट फिर भी औद्योगिक मतलब उद्योग सॉरी फिर भी जो उत्पाद था वो तैयार होता था। कहाँ पर होता था? घरों में तैयार होता था, लोग तैयार करते थे। 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी की निरंतर बढ़ने के किन 4 कारण बताइए। तो देखिए 19वीं सदी में लंदन शहर के आबादी बढ़ने के 4 कारण क्या क्या है? युद्ध से संबंधित सामग्री दिन रात तैयार होने लगी थी। दोस्तों इसमें बहुत सारे सवाल आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन कोई नहीं, ये आप लोग का पूरा पैटर्न है, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य लंदन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य का केंद्र बन गया, जिसने
व्यापारियों और अन्य लोगों को अपनी ओर खींचा। क्या बोल रहा है कि युद्ध से संबंधित सामग्री दिन रात तैयार होने लगी, जिसके कारण लोग का जरूरत पड़ा, कामगार की जरूरत पड़ा, तो लोग वहां जाकर काम करने लगे। 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य लंदन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य का केंद्र बन गया था। ठीक है, और जिससे व्यापार व अन्य लोग अपनी ओर खींचा, लोग काम की तलाश में लंदन आने लगे। इन लोगों को आसानी से रोजगार भी मिल जाता, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर अच्छी फैक्ट्री आ गई थी, तो रोजगार लोगों को मिल रहा था आसानी से, तो लोग वहीं जाकर बसने लगे। लंदन क्लर्कों, दुकानदारों, छोटे पेशेवरों और निपुण कारीगरों का शहर बन गया था। इस प्रकार 19वीं सदी में लंदन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि दोस्तों वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी, लोग काम मिलने लगे, तो इसलिए वहाँ पर फिर अच्छे से सभी क्या वहाँ का भीड़ बढ़ गया, तो लोग आने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संघ व्यवस्था से में मिलती जुलती और एक विशेषता बताइए। भारतीय संघ व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता क्या है, समान विशेषता क्या है। भारत और बेल्जियम दोनों में मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों लोकतांत्रिक देश है। दोनों देशों में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज्यादा ताकतवर है। दोनों देशों में क्या होता है, जो केंद्र सरकार दोस्तों होता है, जो मोदी सरकार है, वो राज्य सरकार है जो हेमंत सरकार से ज्यादा ताकतवर है। यानी कह सकते हो जो केंद्र सरकार है वो हर एक राज्य सरकार से ज्यादा ताकतवर है। और दोनों में त्रिस्तरीय सरकार होती है, यानी कि केंद्र सरकार होती है पहले, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में कौन कौन होता है, तो आपका होता है मुखिया होता है, मतलब वार्ड पार्षद होता है, समिति होता है, जिला परिषद होता है। भारत की सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है कैसे, तो देखो सौर ऊर्जा संयंत्र को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा का दोस्तों संयंत्र जो है ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, उसका संयंत्र का मतलब प्लांट जो लगाया जा रहा है सौर ऊर्जा का विभिन्न जगहों पर लगाया जा रहा है। ठीक है, जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिल रही है। और सौर ऊर्जा से प्रदूषण थोड़े फैलता है, धुआं थोड़ी निकलते, तो प्रदूषण कहाँ से होगा। और ये पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसीलिए भारत में की सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। और सौर ऊर्जा का उपयोग करोगे तो पर्यावरण तो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, धुआं नहीं उठेगा, वायु प्रदूषण नहीं होगा, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, तो पर्यावरण को लाभ तो होगा ही। और इसलिए सौर ऊर्जा का भविष्य आगे उज्ज्वल है। वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, दोस्तों वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा पूछा तो देख लो। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का कोई खास लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया था। दोस्तों ये आप लोगों को 1 लाइन मतलब अति लघु है, तो आप लोग 2 लाइन भी लिखोगे ना तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ आंसर सही होना चाहिए। तो क्या है, वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भारतीय कृषि पर दोस्तों वैश्वीकरण कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था, उन्हें कुछ खास लाभ नहीं हुआ था, क्योंकि इसका जो मेन लाभ हुआ था ना वो विकसित देशों को हुआ था। ठीक है, क्योंकि भारतीय किसान दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया था। मुद्रा की परिभाषा रखी, मुद्रा यानी धन रोकड़ा उसके परिभाषा बोला है। तो मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिसे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती है। ठीक है, दैनिक जीवन में क्रय, प्रत्येक दिन जो आप खरीदते हो बेचते हो, तो बीच में क्या रहता है, पैसा दोगे तभी कुछ सामान मिलेगा, या फिर आप पैसा लोगे तभी कुछ अपने खुद से का सामान दूसरों को दोगे, यही चीज है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उदारीकरण से आप क्या समझ देख लो। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या हटा लेना है जिससे सरकार को आर्थिक विकास में बढ़ावा मिले। उसका लघु उत्तर देखो क्या है। हाथ से बुने हुए वस्त्र की प्रमुख 2 विशेषताओं को लेकर, हाथ से बुने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषता क्या है देख लो। पहला है, हाथ से बुने हुए वस्त्र पर हम विशेष व बारीक डिजाइन दे सकते हैं। हाथ से जो वस्त्र बुनते हैं उसमें विशेष व बारीक डिजाइन दे सकते हैं। ठीक है, जो मशीन से संभव नहीं हो पाता है। हाथ से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं, समझ रहे हो, जो जल्दी नहीं पड़ते हैं। तो ये 2 कारणों की वजह से हाथ से बने वस्त्र ज्यादा लोगों को पसंद है। इसकी 2 प्रमुख विशेषता हो गया। ब्रिटेन वुड्स की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स देखो क्या उसका उद्देश्य क्या था उसका स्थापना का। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में एक समझौता हुआ, जिसे ब्रिटेन वुड्स का समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, 1944 में एक समझौता हुआ जिससे क्या कहा जाता है, जिसे ब्रिटेन वुड्स के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य था आर्थिक अस्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्थिक अस्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना। इस समझौते में 2 संस्थानों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई। ब्रिटेन वुड्स में किसका स्थापना हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और IMF और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ, ताकि जो भी अगर कोई देश को वहां पर मतलब फंड की कमी होती है तो जाकर लोन ले सके वर्ल्ड बैंक से। तो इस प्रकार से दोस्तों ब्रिटेन वुड्स की वहाँ स्थापना हुआ, और मेन उसका क्या था कि ब्रिटेन वुड्स वहाँ उसके देश को आर्थिक सशक्तिकरण हो, आर्थिक तौर पर उसे लाभ मिले। ठीक है, और उसे पूर्ण रोजगार बनाए रखना, ये दोनों कारण था समझ रहे हो। और इस समझौते में 2 मेन चीज का क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था, तो आपको बता देना होगा। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, तो पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन इसलिए बढ़ा ना, क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन का ध्यान अपने बचाव में लग गया। ठीक है, खुद को बचाने लगा, क्योंकि उस वक्त विश्व युद्ध चल रहा था तो खुद को बचाने में लग गया।
वो भारत में अपने माल का निर्यात नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण भारत के उद्योग को पनपने का एक सुअवसर प्राप्त हो गया और इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की सभी चीज़ें बनानी बंद कर दिए। मतलब भारत, इंग्लैंड से भारत नहीं आने लगा सामान। तो उस वक्त भारतीय कंपनियों को एक रातों रात एक बड़ा देसी बाजार मिल गया। ठीक है, बाजार सैनिक सामग्री में लग गई। जो ब्रिटेन के फैक्ट्री थे वो सैनिक सामग्री बनाने में लग गई, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। इसलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का उद्योग उत्पादन बढ़ा। पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। तो बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है। क्या बोल रहे हैं, पवन ऊर्जा क्या है? तो देखो, बहती वायु से जो उत्पन्न आती है, जो ऊर्जा आती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पवन ऊर्जा बोलते हैं। एक, और ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा को बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह एक अच्छी लोकतंत्र विशेषताओं को लिखे। इसको छोड़ दो, ठीक है, ये सर जी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग आंसर है तो समझ गए। पवन ऊर्जा आप लोग इससे पहले वाला वीडियो अच्छे से समझाए थे। ठीक है, इस प्रकार पवन चक्की बनता है। इस प्रकार, एक मिनट ये देख लो, पवन चक्की जहाँ पर ज़्यादा हवा चलती है तो वहाँ पर पवन चक्की तेज चलती है और उस प्रकार पवन चक्की चलता है। ठीक है, हवा चलता है तो पवन चक्की घूमता है गोल गोल गोल, फिर वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होता है मोटर लगा करके। ठीक है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्जदारों नहीं कर्जदार होगा, ठीक है, कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। अगर क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को लोन नहीं देते, कर्ज नहीं देते, क्यों भैया? तो देखो, बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि वे भरोसेमंद कर्जदार नहीं होते, वे भरोसेमंद नहीं होते, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अर्थात वे ऋण की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते। मतलब ऋण के लिए जो शर्तें होती है, जो कंडीशन होता है कि हाँ आपके पास इतना सब कुछ होना चाहिए तभी ऋण मिलेगा, तो वो सब उनके पास नहीं होता है। उन्हें डर लगता है कहीं इसको हम लोन दे दिया और मेरा पैसा डुबा दिया तो, इसलिए वो उसको ऋण नहीं देते हैं। उन्हें ऋण वापसी करने की क्षमता विश्वसनीय नहीं होती। मतलब जिसको देखते हैं बैंक वाला कि क्या वो सच में ऋण वापस कर पाएगा, तथा उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति भी नहीं होती। अब बैंक, जब दोस्तों आप लोग ऋण लेने जाओ तो कुछ तो गिरवी देना पड़ेगा, या तो आपको जमीन के कागजात दो या फिर आप कुछ दो। ठीक है, और जिसके कारण बैंक उन्हें ऋण देने से कतराते हैं, और अपना जमीन का कागजात नहीं दे पाता है, कुछ नहीं दे पाता है, तो बैंक उसको ऋण देने से कतराते हैं। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। तो देखो क्या है, विकास में ऋण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई व्यक्ति ऋण लेकर नया कारोबार शुरू कर सकता है, नया उद्योग यानी फैक्ट्री लगा सकता है, वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, खरीद बेच सकता है। ठीक है, जिससे उसकी आय में वृद्धि होगी और उसका जीवन स्तर सुधरता है। समझ रहे हो? तो विकास के कार्य मुद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी से लोग बिजनेस कर सकते हैं, ऋण लेकर लोग नई दुकान खोल लेंगे, फैक्ट्रियां खोल लेंगे। समझ रहे हो? तो अतः ऋण देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है? तो देखो, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को महत्वपूर्ण मदद करता है। श्रम कानूनों में लचीलापन से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में निवेश करेंगी, जिसके नए उद्योग स्थापित होंगे और नए रोजगार उत्पन्न होंगे। क्या बोल रहा है? श्रम कानूनों में लचीलापन मतलब जो श्रम कानून है, ठीक है, कि हाँ क्या काम करने का क्या कानून है, तो इसमें लचीलापन मतलब क्या? छूट देना। तो भारत सरकार ने जब इस पर छूट दिया तो क्या हुआ? श्रम कानून में लचीलापन होने से कंपनियों को बहुत ज़्यादा मदद होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आकर देश में अपना उद्योग लगा सकती है, जिससे लोगों को नए लोगों को रोजगार मिलेंगे। साथ ही उन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार होगा। जैसे कोई कंपनी हो गया वहाँ पर, ठीक है, तो वो जिस पर डिपेंडेंट है उस जैसे कंपनियों का विस्तार होगा। ठीक है, मतलब आधारभूत उद्योग का विस्तार होगा। श्रम कानूनों में लचीलेपन के बाद अनेक कंपनियों को लाभ होता है। सिर्फ जो कंपनी लगाए उसका ही लाभ नहीं होता है, बल्कि इतने कर्मचारी को रोजगार मिलता है। ठीक है, एक आधारभूत जो उद्योग होता है उसका भी लाभ होता है, छोटे कंपनियों से वो ऑर्डर लेता है। इस प्रकार से अगला सवाल है। अब दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लोग देखेंगे, यहाँ 15 से 19 तक है, 5 सवाल, जिसमें 3 आप लोग करना होगा। बताइए कि पूर्व आधुनिक दुनिया विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की? बताइए, पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के जो वैश्विक प्रसार हुआ उसने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में, ठीक है, अमेरिकी भूभाग पर जाकर जो कब्जा जमा लिया, किस प्रकार मदद किया? तो देखो, अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया 16वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुई। यह काम पुर्तगाली तथा स्पेनिश सेनाओं ने शुरू किया। अमेरिकी भूभाग में उपनिवेशन का काम कौन शुरू किया? पुर्तगाली और स्पेनिश सैनिकों ने शुरू किया। इस काम के लिए उन्होंने जैविक हथियारों जैसे चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग किया। और इस काम के लिए दोस्तों उसने कोई हथियार का यूज नहीं किया। चीन जैसा दुगलापंथी क्या किया? कीटाणुओं का यूज किया। कौन से? चेचक जैसे, जब अभी कोरोना वायरस का यूज किया था चीन ने, तो इस प्रकार चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग किया। ये कीटाणु स्पेनिश सैनिकों के साथ वहां पहुंचे, और जब स्पेनिश सैनिक वहां पहुंचे तो कीटाणु के साथ पहुंच गए। इन कीटाणुओं ने यूरोपीय सेनाओं के लिए एक बहुत ही घातक हथियार का काम किया। और ये दोस्तों यूरोपीय सेनाओं के लिए बहुत ही घातक हथियार का काम किया इन कीटाणुओं ने। किसने? चेचक कीटाणुओं ने। अमेरिका के लोग सदियों से बाहरी संसार से अलग थलग रहे थे। उनमें चेचक जैसे तथा अन्य बीमारियों से बचाव की क्षमता नहीं थी। अमेरिका के लोग दोस्तों सदियों से बाहर से उतना नहीं मिले थे। ठीक है, तो इस प्रकार के कीटाणु जब वहाँ पहली बार पहुंचे
तो इससे वो ग्रसित हो गया अथवा चेचक का आसानी से शिकार हो गए। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। इसने पूरे के पूरे स्थानीय अमेरिकी समुदाय का सफाया कर दिया। ठीक है, लोग खुद बीमारी से मर रहे थे तो लोग कौन लड़ने जाएगा। ठीक है, दूसरी ओर स्पेनिश सैनिकों के पास चेचक के बचाव के पूरे साधन थे। वो लोग तो पहले से झेल चुके थे, तो उनके पास सारा टीका वीका सब मौजूद था, उन लोगों को नहीं हो रहा था। ठीक है, क्या बोलते उसको, वो लोग वैक्सीन ले चुका था, समझ रहे हो। उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थी, अतः वे आसानी से आगे बढ़ते गए और उन्होंने महाद्वीप के विशाल भूभागों पर अपना अधिकार कर लिया। क्योंकि अमेरिका तो खुद अपना बचाव में लग गया, क्योंकि इतना गलत किया उसके साथ, चेचक के कीटाणु जाके छोड़ दिया। इससे स्पष्ट है कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार जो हुआ उसमें उपनिवेशकारों की विजय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वरना अमेरिका में ये थोड़े पता। पहले विश्व युद्ध में भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ये आपको कई बार बताऊं मैं, देख सकते हैं कारखाने लगाए गए उस वक्त। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन से माल नहीं आ रहा था, ब्रिटेन अपने ध्यान में लग गया अपने, ये आज ही बताया था मैंने। तो देख लो ये आंसर। अगला सवाल है, गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति। यहाँ पर गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति देखो क्या क्या है। सबसे पहले इसके अच्छी उपज के लिए 25 से 35 डिग्री तापमान होना चाहिए, 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा कृषि करना अनिवार्य होता है। मृदा इसकी कृषि के लिए गहरी, उपजाऊ, चिकनी या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है इसकी गन्ना की खेती के लिए। गेहूं में गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य, भारत में गन्ना का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो समझिए ये सब चीज़ है गन्ना उत्पादक राज्य और इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ। हाँ, अगला है, आप लोग देख सकते हो, देश की बात करें तो पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये गन्ना उत्पादक देश है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है? विस्तार की चुनौती क्या है, देखो तो ये दोस्तों आप लोग बताया पहले भी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की अनेक चुनौतियां होती है। लोकतांत्रिक विस्तार की चुनौती का अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी और विस्तृत बनाया जाए। लोकतंत्र में लोकतंत्र विस्तार मतलब क्या होता है? सत्ता में साझेदारी को और विस्तार मतलब पूर्वक बढ़ाया जाए, लोग और ज्यादा लोगों को भाग मिले उसमें। ठीक है, इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इस प्रकार सरकार की सत्ता को कई स्तरों में बांट दिया जाता है, जैसे केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, स्थानीय सरकार में। और सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म और संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती, जो सबसे बड़ी चुनौती होती है, अब समझ में आई क्या होती है कि वंश, लिंग, जाति, धर्म अलग अलग लोग रहते हैं, तो उसको भेदभाव को मिटाने की चुनौती है सत्ता के सामने। इसके लिए भारत ने अनेक प्रयास किए हैं। पंचायती राज की स्थापना की गई ताकि सभी लोग पंचायत, अलग अलग पंचायत में अलग अलग मतलब कि अलग अलग कास्ट के लोग होंगे, तो वो खुद चुनाव में खड़े होंगे, वहाँ के जो नेता होंगे। ठीक है, तो पंचायत राज की व्यवस्था की गई, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया और अब तो दोस्तों कई राज्यों में इसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया, समझ रहे हो। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह से नजर रखता है? तो बिल्कुल नजर रखता है दोस्तों, अन्य गतिविधियों आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या है। देखो, वो देखता है कि कितना लोगों को ऋण दे रहा है, यहाँ देखता है, देखो नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है या नहीं। मतलब जो बैंकों को 15% शेष अपने पास रखना चाहिए हर एक आदमी का पैसा का, वो रख रहा है कि नहीं। बैंक कर्ज जो दे रहा है उसे बड़े आदमी को ही, अंबानी अडानी को ही दे रहा है या फिर गरीब आदमी को भी दे रहा है कि नहीं। ठीक है, अंबानी अडानी में नाम ऐसे ले लिया, बाकी मतलब जो बैंक ऋण दे रहा है अमीर आदमी को भी दे रहा है, या अमीर आदमी को दे रहा है या फिर गरीब तबके के लोगों को भी ऋण दे रहा है, ये सारा चीज़ कौन देखता है? आप लोग का आरबीआई देखता है। ठीक है, तो प्रत्येक बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को यह लिखित में बताना पड़ता है कि वो कितना ऋण दे रहे हैं और उस पर ब्याज कितना है। तो हम कह सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के कामों का नजर रखते हैं, तो इसको मैं पहले ही बता चुका था। तो ये दोस्तों आप लोग सब्जेक्टिव था। अब आप लोग का पूरा 80 में 80 कंप्लीट होता है, 80/80 अच्छे से पढ़ लो दोस्तों। इसी प्रकार के सवाल आप लोग एग्जाम में बिल्कुल पूछ जाएंगे, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 सब्जेक्टिव रहेगा, यानी टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो 80 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा लगा तो सभी को शेयर कर दो, रिवीजन कर लो। ठीक है, अगर आपको पहले से आता, क्योंकि काफी सारे सवाल पहले से भी आते होंगे, तो उसको रिवीजन कर लो। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही। फिर नेक्स्ट जन्म लेंगे तो जय हिंद, वंदे मातरम।